औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो आपके सामने इस पेज के ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक पढ़ चुके हैं तो वो आपके सामने मौजूद हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर जहाँ ख़त्म किया था वो क्या था जी? केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ केमिस्ट्री के बारे में, उनके पर्सनल डेटा के बारे में या उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल रिएक्शंस है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सही, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी हिस्ट्री वगैरह, इन चीज़ों के बारे में। तो आपके बुक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो 5 हैं। 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके बुक में शामिल है, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 3 हमने पढ़ने, क्रोमियम, मैंगनीज एंड कॉपर। क्रोमियम, मैंगनीज एंड कॉपर हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले बारी आती है क्रोमियम की। तो क्रोमियम यहाँ पर मौजूद है। सही, क्रोमियम को, ये क्रोमियम नाम किस वजह से पड़ा हुआ है? क्योंकि क्रोमियम एक ग्रीक वर्ड है और इसका नाम है, ये निकला है क्रोमा से। क्रोमा का मतलब है कलर। सही, अब इसको कलर का क्या मतलब है कि मतलब क्रोमियम को कलर से क्यों मतलब रिलेट किया गया है? तो इसलिए कि क्रोमियम जो कंपाउंड बनाता है तो लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड कंपाउंड बनाता है। ज़्यादातर इसके कंपाउंड जो है ना वो कलर्ड होते हैं, इस वजह से इसको क्रोमियम का नाम पड़ गया है इसका। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंच केमिस्ट लुइस निकोलस वैन क्लीन ने 1797 में इसको डिस्कवर किया। 1797 में इसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि काफ़ी पुराना हमारे पास ये एक मेटल है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखें तो क्रोमियम को समझने के लिए देखें, मैंने बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में जिस तरह होता है ना, मैंने एक सिंबल यहाँ पर लिख लिया है बॉक्स के अंदर। ऊपर इसका एटॉमिक नंबर है, नीचे इसका एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट भी इसको कहते हैं। सही, कलर की बात करते हैं, रेडिश येलो टाइप का कलर इसका होता है। सही, ये क्या है? शाइनी, ब्रिलियंट शाइनी एलिमेंट है, मतलब बहुत शाइनी है। सही, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर प्लेटिंग के लिए काम आता है, खूबसूरती के लिए। हार्ड है। सही, इसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंट है। तो कोरोजन रेजिस्टेंट ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी बहुत काम वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो मेटेलिक कोटिंग है, हमने किसी मेटल से अगर कोई यूटेंसिल या कोई बर्तन वगैरह बना लिया है, सही, या पुर्जा या मशीन का, तो उस पर जंग लगता है। तो अगर हम उसके ऊपर क्रोमियम को मेटेलिक कोट करें ना, उसकी तह चढ़ा दें, तो उस पर जंग नहीं लगता। अच्छा, आगे जाते हैं। एबंडेंस, ये हमारे पास रैंक में, ये एबंडेंस के अर्थ क्रस्ट में इसका रैंक है 21। मतलब ये 21 नंबर पे मौजूद है अपनी एबंडेंस में, मकदार में, अर्थ क्रस्ट के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1907 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट 2672 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि उसकी डेंसिटी को अगर हम वाटर के साथ कंपेयर करें तो 7.2 हमारे पास आती है। 7 मतलब उससे उसकी जो डेंसिटी है ना वाटर से 7.2 टाइम्स ये ज़्यादा है। तो ये तो कुछ बात थी। आज हम जो लेक्चर को मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इसी टॉपिक के ऊपर है। सही, और हमारे पास जो चैप्टर नंबर है वही पुराना चैप्टर है, वो है 14। तो हम इस पे काम करने जा रहे हैं। अच्छा, हम क्रोमियम की जो आपके बुक में प्रॉपर्टीज़ दी गई है, मुख्तलिफ मतलब टॉपिक्स दिए गए हैं, वो 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे क्रोमियम के मुतालिक। तो उन टॉपिक्स में सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं जी? ये द एपरेंट चार्ज, ओके, द एपरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन विच में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। सही, असल में हकीकत क्या है? ये यूज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेता है, ये उसको कहते हैं। सही, अब पॉजिटिव नेगेटिव इससे रिलेटेड है कि वो दूर होते हैं, जिस तरह हमारे पास पोलैरिटी होती है उस तरह।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से जहाँ तक इसकी बात है, तो ये जो हमारे पास क्रोमियम है, ये 3 तरह के वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये देखिए आपके पास क्रोमियम है, ये कितने किस्म के, 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। एक हमारे पास शो करता है जी ये +2 स्टेट, एक शो करता है ये +3 स्टेट, और एक शो करता है +6। द मोस्ट स्टेबल स्टेट जो इसका है वो ये है, सही। लिहाजा हमारे पास जिन कंपाउंड्स के अंदर क्रोमियम +2 स्टेट में मौजूद है, ये कोशिश करता है कि +3 में किसी तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो +2 जब +3 में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, किसी और को दे देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो कोई सब्सटेंस ले लेता है, कोई सब्सटेंस इस इलेक्ट्रॉन को जब ले लेता है, सही, तो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है उसमें। वो क्या, तो ये जो कंपाउंड्स है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देकर सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, कि रिडक्शन काज करता है, क्योंकि ये रिडक्शन काज करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। हर वो स्पीशी या एटम जो इलेक्ट्रॉन देकर दूसरों को रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास ये वाले की बात करते हैं, तो ये भी चूंकि द मोस्ट स्टेबल स्टेट ये है, तो ये +6 वाले भी इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। और ये किस तरह कन्वर्ट होंगे, ये देखिए, ये +6 है और ये +3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ तो दे रहे थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब ये कहाँ से लेंगे, किसी भी सब्सटेंस से लेंगे भाई, जिसके साथ ये मौजूद होता है, हाँ, उस सब्सटेंस से ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, बल्कि लेंगे। तो वो जिस सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन। तो लिहाजा हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये होते हैं, ये कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ ये है हमारे पास के इन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है। जो क्रोमियम +2 स्टेट में होता है, तो उन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है जी, उनको नाम दिया जाता है जी क्रोमस, हाँ जी, उनको कंपाउंड को नाम दिया जाता है क्रोमस साल्ट्स, सही। क्रोमियम जो +2 स्टेट में जितने भी कंपाउंड बनाता है या जितने साल्ट्स बनाता है, आमतौर से आयोनिक कंपाउंड साल्ट्स ही होते हैं, तो उसको क्रोमस साल्ट्स कहते हैं, क्रोमस साल्ट्स उनको कहा जाता है। जो हमारे पास +3 स्टेट में मौजूद है, तो उनको कहा जाता है क्रोमिक कंपाउंड या क्रोमिक साल्ट्स, इनको क्रोमिक साल्ट्स कहा जाता है, या क्रोमिक कंपाउंड भी आप लोग कह सकते हैं। और जो +6 स्टेट में होता है, तो उनमें हमारे पास थोड़ी सी फिर वैरायटी है, इसको क्रोमेट भी कहते हैं, डाइक्रोमेट भी कहते हैं, सही, और ट्राईऑक्साइड्स भी कहते हैं। ये किस फॉर्म में है, ये 3 हालत में मौजूद है। इनको क्रोमेट्स भी कहते हैं, क्रोमेट्स, इनको डाइक्रोमेट्स भी कहते हैं, और इनको ट्राईऑक्साइड्स भी कहते हैं। क्रोमियम के जितने भी ट्राईऑक्साइड्स वगैरह हैं, तो ये इनके फिर नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये क्रोमिक साल्ट्स हैं और ये क्रोमस साल्ट्स हैं। इनकी थोड़े से हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, तो जब हमारे पास ना ये वाले, इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो हमारे पास CR, सबसे पहले क्या है जी, CrCl2, ये हमारे पास मौजूद है। या हमारे पास ये मौजूद हैं CR इस सल्फ़र के साथ, ये यहाँ मौजूद हैं CrSO4, हमारे पास मौजूद .7H2, सही। ये हमारे पास, या CrCO3, ये हमारे पास 4
मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पढ़ सकते हैं। ये कौन से वाले हैं? ये क्रोमस साल्ट्स। अब क्रोमिक साल्ट्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्रोमिक साल्ट में हमारे पास CrO3 है, CrO3 ये हमारे पास मौजूद हैं। समझ में बात आई? तो ये इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इनके अलावा CrCl3 और Cr मैं आपको बताता हूँ Cr2 होल SO4 और ये देखिए 3, ये हमारे पास है क्रोमियम सल्फेट। ओके, .18:2 भी साथ इसमें लगा हुआ है। तो ये इनके वो कंपाउंड है क्रोमिक, जो हमारे पास क्या है, क्रोमिक साल्ट्स हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारे पास क्रोमिक साल्ट्स हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं आसानी के साथ। इनके जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जो हमारे पास क्रोमेट भी है और डाइक्रोमेट भी है। अगर हम इसकी बात करें तो जो क्रोमेट हमारे पास हैं वो उसकी एग्जाम्पल हमारे पास हैं पोटेशियम क्रोमेट या K2CrO4, ये इसकी एग्जाम्पल है। डाइक्रोमेट की एग्जाम्पल हमारे पास है K2Cr2O7, ये इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास। समझ में बताइए। और ट्राई ऑक्साइड की बात करें तो CrO3 हमारे पास मौजूद है, CrO3। अब आप कहेंगे कि ये भी CrO3 है और ये भी CrO3 है, तो याद रखिए ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ ये गलत है, ये CrO3 है, सही है, ये CrO3 है और ये CrO3 है। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया था, तो आपको जहन में रहे। अब इनसे ये तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड जो बनाते हैं मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, और उनके जो एग्जाम्पल ये तो हमने पढ़ लिए। अब आगे हमारे पास इनसे कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ ट्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो दो ट्रेंड हमारे पास बहुत ज़्यादा इनके साथ जुड़े हुए हैं, दो ट्रेंड हमारे पास इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको सीधा करता हूँ। ये देखें, दो ट्रेंड हमारे पास इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारे पास है एसिडिक करेक्टर और दूसरा है कोवेलेंट करेक्टर। तो अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है एसिडिक करेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास जब हम +2 से +6 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होता है। देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये एसिडिक कैरेक्टर मेरे पास क्या हो रहा है जी, ये इंक्रीज हो रहा है जब मैं किसकी तरफ जाता हूँ, जब मैं +6 की तरफ जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ एसिडिक कैरेक्टर का कि ये जो +2 वाला है ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है, ये आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक नेचर हमारे पास शो करता है। सॉरी, हम तो एसिड कैरेक्टर की बात करें तो ये बेसिक हमारे पास नेचर शो करता है, ये वाले बेसिक नेचर शो करता है। ये जो बीच वाला +3 है ये एम्पोटेरिक है, एम्पोटेरिक, ये कंपाउंड क्या एम्पोटेरिक नेचर शो करते हैं, और जो +6 वाले हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ये हमारे पास इसमें ट्रेंड है। दूसरी चीज की हम बात करते हैं तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी हमारे पास तकरीबन यही है, बिल्कुल इसी तरह है। हमारे पास ये ट्रेंड भी यहाँ से इस तरफ आते हुए इंक्रीज होता है, ये ट्रेंड भी इंक्रीज होते हैं। मतलब क्या करें, इनकी बात करें तो ये आयोनिक नेचर शो करते हैं, ये +2 वाले। ये जो बीच वाले हैं तो सम एक्सटेंड टू आयोनिक और सम एक्सटेंड टू कोवेलेंट, ये दोनों शो करते हैं। समझ में बात आई? तो हमारे पास क्या है, ये दोनों नेचर शो करते हैं, आयोनिक भी, हाँ हाँ, आयोनिक सम टू सम एक्सटेंट।
टू सम एक्सटेंट, ये शो करते हैं, और एक्सटेंट कुछ एक्सटेंट तक कोवेलेंट शो करते हैं। इनकी बात करें तो ये हमारे पास ये कोवेलेंट, ये प्योरली कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ट्रेंड थे। फर्स्ट हमारे पास हमने कहा 5 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने मौजूद है, हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब हम आगे की तरफ जाते हैं और आगे कुछ और हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम किस चीज़ पे जाते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट एक टॉपिक है दी क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास एक टॉपिक है, क्या है जी, दी क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। ये बहुत अहम चीज़ है, और ये हमारे पास टाइट्रेशंस में काम आता है। कहाँ पर काम आता है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास टाइट्रेशंस में बहुत काम आती है, ये प्रॉपर्टी। अच्छा, हमारे पास क्या सिस्टम है, हमारे पास कुछ सिस्टम ये है कि हमारे पास जब पोटेशियम क्रोमेट, मतलब कि ये K2CrO4, इसको पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं, सही, और इसको क्या कहते हैं जी, K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, सही। दिस वन इज, ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्रोमेट, और ये क्या है जी, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनको अगर आप पानी में डाल दें, अगर इसको पानी में हल किया जाए तो हमारे पास क्या आता है जी, ये देखिए, तो ये क्या कलर देता है, जब इनको पानी में हल कर दिया जाए ना, तो येलो सोल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, येलो सोल्यूशन। येलो सोल्यूशन। इस तरह अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को पानी में हल कर दिया जाए तो हमारे पास ये ऑरेंज सोल्यूशन देता है। सही, इनको हल कर लिया जाए तो ये ऑरेंज सोल्यूशन देता है। कौन सा सोल्यूशन देता है जी, ऑरेंज सोल्यूशन देता है। और ये जो डिफरेंट कलर है, ये एनाइन की वजह से होता है। जो नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन तो दोनों में, इसमें भी क्रोमियम हमारे पास +6 है और इसमें भी +6 है। समझ में बात आई ना, तो उसकी बात नहीं है। बात किस चीज़ की है, जो इसके साथ नेगेटिव आयन है वो ये कलर देता है, सही। यहाँ पर नेगेटिव मतलब कौन सा आयन है ना, जब पोटेशियम अलग हो जाता है तो कलर क्या आता है, CrO4, ये देखिए -2 ये बनता है जब पोटेशियम अलग हो जाता है, और यहाँ पर बनता है Cr2O7। तो इस एनाइन की वजह से ये कलर हमारे पास होता है, ये आप देख सकते हैं, सही। अगर हमारे पास इनको हम मिक्स कर ले तो ये एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इनको अगर हम क्या कर लें, एक मिक्स कर ले, दोनों साल्ट्स को हम डाल दें यहाँ पर,
दोनों को हम मिक्स करें तो इसमें एक इक्विलिब्रियम आता है। क्या आता है? एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर डेवलप हो जाता है। सही, ये देखिए, तो इसको ये एक इक्विलिब्रियम हो जाता है इस आयन के बीच और इस आयन के बीच। आप यहाँ पर देख सकते हैं CrO4-2 सही प्लस 2 हाइड्रोजन आयन और Cr2O7 सही और साथ में H2O। सपोज आपने इसको मिक्स कर दिया या सिर्फ आपने ये ले लिया, सही, आपने पानी में डाल दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास इनका देखिए और इनका आपस में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। सही, अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा? अब इसका क्या कलर है जी? इसका कलर हमारे पास है येलो और इसका क्या है जी? ऑरेंज। अगर इस सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, तो अकॉर्डिंग टू लेचेटलियर प्रिंसिपल इस तरफ अगर एडिशन करेंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा, तो ऑरेंज कलर आपके पास प्रोमिनेंट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कलर टर्न टू ऑरेंज हो जाएगा। अगर आप बेस डालेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? इस तरफ ये ज़्यादा हो जाएगा और ये इस तरफ कन्वर्ट होगा। सही, तो ये एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हम किसी भी चीज़ का नेचर मालूम करते हैं तो उसके अंदर आप ये डाल दें। अगर आप वो एसिड होगा, सही, तो ये कलर आएगा। अगर वो चीज़ बेसिक होगा तो आपके पास ये कलर आएगा। तो ये एज ए इंडिकेटर काम करता है। ये इक्विलिब्रियम किसके तौर पर काम करता है? ये इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। इंडिकेटर के तौर पर काम करता है, ये बताने के लिए क्या है हमारे पास क्या है? कोई सॉल्यूशन, जिसमें कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये पता लगाने के लिए। और उसूल तो आप जानते हैं, लीचेटलर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगर आप एसिड है तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, अगर आपने एसिड में ये इक्विलिब्रियम डाल दिया तो ये चीज़ बढ़ जाएगी ना, एसिड है तो जब जो चीज़ बढ़ती है उल्टे साइड पे ज़्यादा शिफ्ट होती है, तो देखिए ये बढ़ने से इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होगा और इस तरफ वाले का क्या कलर है? ऑरेंज, तो ऑरेंज आ जाएगा। अगर इस तरफ वाले करेंगे तो हमारे पास फिर ये इस तरफ शिफ्ट होता है। समझ बात आई ना? तो ये हमारे पास ये इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। इसके बाद हमारे पास ये तो क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम हो गया। आगे की तरफ हम जाते हैं और आगे हमारे पास एक और चीज़ है जिसकी हम बात कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये देखें, तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? रिडक्शन ऑफ क्रोमेट 6 आयन्स विद जिंक एंड, हमने बात की ना कि जो +6 वाले हैं वो +3 में कन्वर्ट होते हैं। हमने इससे पहले इस पेज पर बात की है, देखें आपके सामने ला रहा हूँ कि +6 वाले कंपाउंड किस में कन्वर्ट होते हैं? +3 में। तो इसी चीज़ को हम लेते हैं, सही, कि हमारे पास किस तरीके से हम +6 कंपाउंड को +3 कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ क्रोमियम, सही ना, तो ये क्या होगा हमारे पास जब इसको रिड्यूस करते हैं, क्रोमियम 6 कंपाउंड को रिड्यूस, और जिस कंपाउंड से इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे वो ऑक्सीडाइज होगा, और ये कंपाउंड क्रोमियम क्या होगा? क्रोमियम 6 का ये रिड्यूस होगा। रिडक्शन ऑफ क्रोमेट देखिए ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आइंस किसकी वजह से करते हैं? विद Zn एंड एसिड, एसिड की मदद से और जिंक की मदद से। आपको बताता चलूँ, जो जिंक है ये उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं? तो आपको पहले से ही पता है
कि क्रोमियम जो हमारे पास +6 स्टेट में है, ये 6 किस लिए ले कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, ये क्या करता है, ये +3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। अब ये +6 से +3 में कन्वर्ट होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो खुद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप जिंक और कोई भी एसिड, डाइल्यूट एसिड आप ले सकते हैं, चाहे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमारे पास कुछ रिएक्शन इस तरह होता है, ये रिएक्शन, इस रिडक्शन रिएक्शन जो होता है इन दोनों की मदद से, एसिड और जिंक, वो ऐसा हमारे पास है। सपोज आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास क्रोमियम Cr2O7 मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है, सही। और आपने क्या डाल दिया, आपने उसमें डाइल्यूट एसिड डाल दिया, चाहे आपके पास HCl है या, तो उसमें से कितने 14 हाइड्रोजन आयन ये ले लेता है, सही। और 3 हमारे पास जिंक, 3 जिंक इसलिए कि क्रोमियम, चूँकि हमारे पास जब क्रोमियम किस से +6 से किस में कन्वर्ट होगा, +3 में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये +6 से कन्वर्ट होगा +3 में। तो एक क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब चूँकि क्रोमियम यहाँ पर 2 है, क्रोमियम क्या है, 2 है, चूँकि क्रोमियम 2 है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आपको पता है जिंक तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिंक 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3, ताकि 2 2 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और 6 हो जाए और क्रोमियम के लिए पूरे हो जाए। तो हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये जिंक हम कितने इस्तेमाल करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, 3। तो जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेता है यहाँ से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास स्प्लिट हो जाता है Cr किस चीज़ में, +3 में। देखिए आप देख सकते हैं, और क्रोमियम तो यह तो ऑक्सीजन तो अलग हो जाता है, तो ये देखिए 2 क्रोमियम +3 बन जाते हैं। एक भी +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, दूसरा भी, तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक ने भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, दूसरे भी 3, तो टोटल हमारे पास चूँकि 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने हड़प कर लिए। और साथ में देखें ये चूँकि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 7, तो इन 7 को ऑक्सीजन के लिए 14 हमारे पास हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं, ताकि हमारे पास ये इक्वली है ना, न्यूट्रल चीज़ें बन जाए। तो हमारे पास क्या बन जाता है, 7:2 बन जाता है, सही। यहाँ 14 है, यहाँ 10 है, ये डिसाइड करता है ऑक्सीजन की मकदार पर, चूँकि ये 7 है और एक के लिए 2 चाहिए तो ये 14 होंगे। साथ में जिंक, 3 हमारे पास जिंक है, जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाते हैं, +2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास देखिए, ये हम 3 इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। अब बाद हमारे पास क्या है, +6 टू +3 ये शिफ्ट हो गया, +6 टू ये +3 शिफ्ट स्टेबल हो गया। लेकिन इनके अलावा हमारे पास अगर हम +3 से +2 में जाना चाहते हैं, हालांकि ये विलिंगली नहीं करता, बस ये स्टेबल है इस वक्त, ये क्या है, ये स्टेबल है। लेकिन बहरहाल अगर हमारे पास जिंक बहुत ज़्यादा है और एवी इलेक्ट्रॉन देने की वो मूड में है, तो फिर हमारे पास +3 टू +2 भी हमारे पास एक कन्वर्जन होती है। तो आप क्या लेते हैं, क्रोमियम +3 जो आपके पास है, ये 2 ले लेते हैं। 2 क्यों लेंगे ये मैं समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर जिंक बहुत ज़्यादा मौजूद है और इलेक्ट्रॉन देने के मूड में, तो एक जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्रोमियम भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक क्रोमियम +3 से किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रोमियम +2 में कन्वर्ट। देखिए +2 में कन्वर्ट करना है, तो +3 से अगर +2 में कन्वर्ट होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ही ले लेता है। अब जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो लिहाजा क्रोमियम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन सही तरह से अकोमोडेट हो जाए। तो हमारे पास देखें ये बन जाता है 2 क्रोमियम +2, और साथ में जिंक जो एक था ना, हमने एक लिया था, वो कन्वर्ट हो जाता है +2। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी।
इनके अलावा हमारे पास क्या है, इनके अलावा हमारे पास ये तो थर्ड प्रॉपर्टी थी, हमने कहा 5 प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो कुछ और चीज़ें हैं, उनकी बहुत आसान सी चीज़ें हैं, उनके भी इन पे भी बात कर लेते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास क्या है जी, 4 जो मेन चीज़ हम पढ़ेंगे वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक है हमारे पास, बहुत आसान टॉपिक है और आप बार बार इसको पढ़ चुके हैं। क्या है जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट जी, डाइक्रोमेट का मतलब है कि ये हमारे पास +6 स्टेट में होगा। ओके, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें पता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हमने कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमने अल्डिहाइड्स की, कीटोन्स वगैरह की उसके लिए या उसके ऑक्सीडेशन के लिए हमने बार बार इस्तेमाल किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसका थोड़ा सा इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो आपको पता है, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम किसी थोड़े से एसिड के साथ डाल दें तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। समझ में आता है ना, ये देखिए K2Cr2O7, जब इसमें हम क्या करते हैं, प्लस थोड़ा अमाउंट HCl या H2SO4 का स्मॉल अमाउंट जब हम इसमें डाल लेते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। इसके तौर पर ये काम करता है। तो किस तरह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब फंक्शन कहाँ पर है या एग्जाम्पल्स कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह ये हमारे पास है, इसके एग्जाम्पल थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम अगर पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। किस चीज़ को, सेकेंडरी अल्कोहल को। ये आप देखें, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हैं और इसके साथ आप मतलब डालते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 डालते हैं किस चीज़ में, थोड़ा से H2SO4 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर भी बन जाता है। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, आप कोई सा भी ले लें, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, हम इसको पढ़ चुके हैं, CH3। सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है OH और यहाँ हमारे पास है H। जब भी आप क्या करते हैं, K2Cr2O7 इन H2SO4 आप डालते हैं तो ये क्या पैदा करता है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा करता है। हमने बात की है ना, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जब यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ये क्या उचक लेता है। सही, देखिए ये हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन आ चुका है, ये भी इसके पास आ जाता है, ये भी इसके पास आ जाते हैं। तो जब ये आ जाते हैं तो देखिए ये शेयरिंग वेयरिंग ख़त्म हो जाती है, तो ये बाण कहाँ पर आता है, ये बाण नीचे आता है। तो आपके पास क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, ये बन जाता है।
और एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हमारे पास क्या बन जाता है, H2। ये क्या है जी, ये कीटोन है, एसीटोन इसका नाम है। ये देखिए, इसके अलावा अगर प्राइमरी अल्कोहल आप लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट देता है, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल